हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितने लोग आगे क्लास में सुन पा रहे हैं मेरे को आप लोग? सुन पा रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो। यस सर, सुन पा रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सर ऑटोमेटिकली सबका म्यूट हो चुका है सर। हाँ, मैंने अभी अनम्यूट करा है अपनी तरफ से। जिसको ओके बोलना सर। हो वो अपना अनम्यूट करके बोल सकता है और फिर ओके, म्यूट कर थैंक यू लेना। सर। हाँ। अनम्यूट के भी ऑप्शन नहीं दे रहा है सर इसमें। अच्छा, अभी मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट किया है सभी को। ओके जो सर। ऑर्गेनाइजर के ऑप्शन होती है, आप करके देखिए, अनम्यूट करके देखिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके आपकी सर। आवाज आ रही है मेरे को? यस आपको सर। ठीक है, यस सर। ओके। जैसा आप सब जानते हो, आज बहुत ही अच्छा दिन है, 26 जनवरी। आज हम लोग अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये करीब 1950 से हम लोग लगातार मनाए जा रहे हैं। इसकी महत्वता आपको पता होगी। हमारे लिए विशेष महत्व है इस दिन का। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन सभी को पता है। रेस्पिरेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ, दिस इज द प्रोसेस बाय विच food is broken down with the help of oxygen and carbon dioxide is liberated into the surroundings. तो जो रेस्पिरेशन जो होता है, दिस इज ब्रीदिंग ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो रेस्पिरेशन होता है, दो टाइप का होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम सिंपल टर्म्स में ब्रीदिंग कहते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट होता है। कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। देन इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ये सेलुलर लेवल पे होता है। यहाँ पे सेल्स जो है ऑक्सीजन को लेती हैं ब्लड से, और मेटाबॉलिज्म के बाद जो फूड का मेटाबॉलिज्म करती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग्स में छोड़ती हैं।
तो ये मैंने बता ही दिया, रेस्पिरेशन जो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और डाइजेशन होता है फॉर एनर्जी, फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी। देन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का साथ जो आदान प्रदान होता है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम देख सकते हैं रेस्पिरेशन के अंग क्या क्या है। लाइक अर्थवर्म में वो स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर लेता है। एम्फीबियंस होते हैं, जैसे ये है फ्रॉग है, अर्थवर्म है, और ये लीच है, ये स्किन में ही इसके ऑर्गन्स होते हैं। आप लोग सब समझ पा रहे हैं मेरे को, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ हाँ, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ओके, देन थोड़े ऑर्गेनिज्म और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ट्रेकियल ट्यूब्स उनमें बन जाती हैं। लाइक इंसेक्ट्स हैं, सेंटीपीड, स्पाइडर, इनमें ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं। लंग्स नहीं, अभी लंग्स नहीं डेवलप हुए हैं। लंग्स जो और बेटर ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स में बनते हैं। फिर फिश आती हैं। फिशेज में गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देन मेमल्स आ जाते हैं, या मोस्ट वर्टिब्रेट्स आते हैं। अधिकतर वर्टिब्रेट्स में जिनके अंदर वर्टिब्रा होती है, पढ़ लिया होगा आपने, आप सबने पढ़ लिया होगा, एनिमल किंगडम पढ़ लिया होगा। लास्ट मतलब इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वर्टिब्रेट्स में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक ट्रैक्ट होता है जहां से बाहर से इन्वायरमेंट से हवा आती है, और एक होता है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग्स में हवा चली जाती है, और लंग्स जो होते हैं ये मेन जगह होते हैं जहां पे गैसेस का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। अपना माइक बंद कर लीजिए सब लोग, डिस्टर्बेंस ना हो किसी को भी। माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं सबका म्यूट कर दूंगा तो फिर कोई क्वेरी होंगी तो कोई पूछ नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने माइक बंद करके, और जिसको भी क्वेरी हो वो अपना अनम्यूट करके पूछ सकता है बीच में। लेकिन अगर क्लास को कंटिन्यू चलाना है तो माइक को अपने आप ही बंद किया, आप मेरे को कंट्रोल मत देना, मेरे को ना कंट्रोल करना पड़े उसको। तो बेसिकली जो है कंडक्टिंग सिस्टम होता है। कंडक्टिंग सिस्टम के दो मेन काम होते हैं। एक तो ये जो है ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, जो एयर बाहर से आ रही है, जो हवा बाहर से आ रही है उसमें वाटर वेपर्स दे देता है। दूसरा, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को। लंग्स एक बहुत ही डेलिकेट हिस्सा होता है शरीर का। इसकी सेल्स बहुत थिन और डेलिकेट सेल्स होती हैं, तो बाहर से बैक्टीरिया डस्ट वगैरह चली जाए तो डैमेज हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें सीलिया होते हैं, नाक के अंदर सीलिया होते हैं। उसके बाद हवा जो है, जितने भी साइनसेस होते हैं उसमें हवा घूमती है, वो वार्म होती है। तो तीन काम हो गए, एक तो प्रोटेक्शन करता है, हवा को वार्म करता है, और हवा को ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब हवा में वाटर वेपर मिला देता है। सर नाक के अंदर सीलिया होते हैं? हाँ, नाक के अंदर सीलिया होते हैं फॉरेन बॉडीज को बाहर निकालने के लिए, ऊपर सुपीरियर पार्ट में। और जो साइनसेस होते हैं उसमें हवा, वहां पे हवा जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हो जाती है हवा, जो उसके बाद वो अंदर जाती है ह्यूमिडिफाई भी होने और फेनिक्स में जाके और नेजल कैविटी में जाके ह्यूमिडिफाई भी होती है। ये पैसेज है हमारी हवा का, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर होते हुए नेजोफेनिक्स। नेजोफेनिक्स जो होता है, उसके बाद जो ग्लोटिस। नेजोफेनिक्स मैंने पहले बताया था एलिमेंट्री के नाम। जो फेनिक्स होता है ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। और जो है जब हम लोग खाना खाए होते हैं तो ग्लोटिस को कवर कर लेता है, उस समय हम सांस नहीं लेते हैं। बॉडी का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। देन ग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया तक एक सिंगल ट्यूब होती है। ट्रेकिया के बाद डिवीजन होना शुरू होता है।
प्राइमरी ब्रोंकाई दो ब्रोंकाई हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई हो जाते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियल्स, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, और यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट से आगे एल्वुलाई हो जाते हैं। एल्वुलाई इज द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज। एल्वुलाई में होता है गैस का मेन जो एक्सचेंज होता है। हालांकि रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकियल से ही गैस का एक्सचेंज शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेन एक्सचेंज का साइट होता है वो एल्वुलर डक्ट होते हैं। ये आप देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, लैरिंक्स का फोटो देख सकते हो। बॉडी में इसी तरह से लैरिंक्स होता है, जहाँ पे हम लोग गर्दन में होता है, गर्दन में एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है, आप अपने छू के भी देख सकते हो, बीच में छू के देख सकते हो, एक चोंच जैसी निकली होती है, स्पाइक निकली होती है, वो ये वाली होती है, थायराइड का कार्टिलेज होता है। ये स्पाइक हमको सबको फील हो सकती है बड़े आराम से। इसके दोनों तरफ थायराइड कार्टिलेज होता है। इसके फिर ये ऊपर एक हड्डी होती है, बीच में कैविटी, इसके अंदर जाके कैविटी होती है, वहां पे वोकल कॉर्ड होते हैं। तो चलने से वोकल कॉर्ड के चलने से हम लोग बोल पाते हैं। तो जो बोलते हैं हम, जब हवा हमारी अंदर से बाहर आती है तो वो वोकल कॉर्ड को मूव करती है, और तब हम अपनी बात करते हैं या बोलते हैं। वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बोलते हैं। अब आपको पता ही है, लंग्स जो होते हैं वो थोरेस हमारे चेस्ट की कैविटी में होते हैं। चेस्ट को थोरेक्स बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। दो पेयर होते, मतलब एक पेयर होता है, दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट और लेफ्ट को जो होते हैं डिवाइड, ये जो लंग्स होते हैं छोटे लोब्स में डिवाइड होते हैं। तो राइट में तीन लोब होती है, लेफ्ट में दो लोब होती हैं। फोटो में आप देख सकते हो, राइट में तीन लोब, एक दो तीन, और लेफ्ट में दो लोब होती हैं। दोनों ही लंग्स जो होते हैं एक पतली सी झिल्ली से कवर होते हैं, उसको प्लूरा कहते हैं। बहुत पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, प्लूरा कहते हैं। प्लूरा की फिर से दो लेयर होती हैं, एक तो सीधे सीधे लंग को कवर करती है, और दूसरी चेस्ट वाल को कवर करती है। तो बीच में, दोनों के बीच में एक स्पेस बनता है, उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। प्लूरल स्पेस के अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, जो कि जब लंग हमारा एक्सपेंड करता है तो उस समय उसको लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन को खत्म कर देता है। प्लूरल फ्लूइड का काम बेसिकली लुब्रिकेशन का होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ जाता, बीमारी की अवस्था में कई बार बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को डॉक्टर्स दवाइयों से सुखाते हैं या निकाल शरीर से निकाल देते हैं। प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं इसको, फ्लूइड भर जाना, ये बीमारी होती है प्लूरल इफ्यूजन। ये स्टेप्स और रेस्पिरेशन आप समझ सकते हो। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मैं दोबारा देख लेता हूँ। किस किस क्या एक बाकियों को आ रही है स्क्रीन? आ गई सर, आ गई है। आ गई है, ठीक है। आज देख पा रहे हैं आप पल्मोनरी यस सर। हाँ, ठीक है। ब्रीदिंग करी हमने, सांस अंदर लिया, उसके बाद गैस अंदर गई, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल से होते हुए एल्वुलाई तक गई। एल्वुलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन, माइक बंद कर ले कृपया अपना। उसके बाद ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एक्सचेंज होती है एट द एल्वुलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये बेसिकली गैस एक्सचेंजिंग ऑर्गन होता है, और पंप की तरह काम करता है। गैस अंदर जाती है, बाहर जाती है। और ये जो पंप होता है, इसके अंदर जो होती है चीजें, एक चेस्ट वाल होती है। चेस्ट वाल रेस्पिरेटरी मसल से कवर्ड कंट्रोल होती है। रेस्पिरेटरी मसल्स एक्शन करती है जिससे कि इसका वॉल्यूम, जो कैविटी का वॉल्यूम घटता और बढ़ता है। ब्रेन के अंदर एक ऐसा एरिया होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो कि कंट्रोल करता है हमारी इन मसल्स को। और ये जो ब्रेन के अंदर जो एरिया होता है, ये नर्व से, इन मसल से कनेक्ट होता है। तो हमारे ब्रेन में बेसिकली ऑटोमेटिक सेंटर है, और हम वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से भी लंबे सांस ले सकते हैं और एक्स्ट्रा सांस छोड़ सकते हैं।
बाकी रिदम जो होती है वो इनवॉलंटरी होती है, वो सांस हमेशा रिदम इनवॉलंटरी होती है, चलती ही रहती है। मेडुला मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, रिदम सेंटर कहते हैं इसको, वो रिदम नॉर्मल रिदम चलती रहती है। नॉर्मल रिदम जो रेस्पिरेशन की होती है ह्यूमन में, वो 12 से 16 समय की होती है, 15 इसमें गलत, 12 से 16 होती है। और एक बार में हम करीब 500 ml एयर अंदर लेते हैं और उतनी एयर बाहर छोड़ते हैं। पर मिनट देखा जाए तो 250 ml, जो 250 ml ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं पर प्रति मिनट। ये फिर से एक सेक्शन है, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है किस तरह से डिवीजन होकर आगे एक नेटवर्क बन जाता है एल्वोलाई के। लास्ट में सबसे बड़ा जो रेस्पिरेट जो हमारा ये यूनिट होता है रेस्पिरेशन का, वो एल्वोलाई होता है, वो नेटवर्क बना देती है वो। ये पूरा जूम करके दिखाया गया है उसी को। एल्वोलाई जो होते हैं, एल्वोलाई बेसिकली एक सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल लेयर की स्ट्रक्चर होती है, और आसपास इसके पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। इसकी थिकनेस करीब 0.5 माइक्रोन होती है, बहुत थिन होती है। दो ही सेल्स होती है इसके जो आसपास होती है, एक तो पल्मोनरी एपिथेलियम होता है और एक इंडोथेलियम होता है कैपिलरीज का, बीच में उनका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है दोनों का। तो बेसिकली दो सेल थिक लेयर होती है, 0.5 माइक्रोमीटर, केवल 0.5 माइक्रोमीटर, 300 मिलियन एल्वेलाई होता है जिसमें। और इसका अगर पूरा एरिया देखा जाए तो 70 स्क्वायर मीटर होता है एल्वेलाई का पूरा एरिया, मतलब पूरा गैस एक्सचेंज के लिए हमारी बॉडी में 70 स्क्वायर मीटर का एरिया है। सर 300 मिलियन एक लंग में होती है और दोनों लंग में होती है? दोनों में कंप्लीट टोटल दोनों में। सर 300? यस, सर मैंने एक 300 जगह पढ़ा मिलियन के था आसपास। सर मैंने एक जगह पढ़ा था ईच लंग है 300 मिलियन एल्वियोली। नहीं, ईच लंग नहीं होता है, ईच लंग नहीं होता है, कंप्लीट होता है। और टोटल मिला के उसको देखा जाए तो 70 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर सकता है अगर उसको पूरा फैला दिया जाए। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका एल्वोलाई का। आप देख सकते हो जो ब्लू सेल्स है, ब्लू जो लाइन है, ये एपिथेलियम है लंग्स का, और जो उसके ऊपर जो दूसरी सेल्स है ये कैपिलरीज की सेल्स है, और बीच में रेड वाला जो ब्लड है। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है एल्वोलाई की। मैकेनिज्म होती है सांस लेने की, मैकेनिज्म होती है एक इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन होता है एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी खर्च होती है, यानी कि मसल्स एक्ट करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इसमें, तब इंस्पिरेशन होता है। एक्सपिरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। खाली जो जब लंग फूले तो वो वापस रिकॉइल रिकॉइल हो जाते हैं। लाइक बैलून में हवा भरते हैं तो हवा भरने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम छोड़ दें बैलून की गर्दन को छोड़ दें तो हवा अपने आप निकल जाती है, बैलून वापस रिकॉइल हो जाता है। इलास्टिक की तरह काम करते हैं ना बैलून, इसी तरह लंग्स भी है, भरने के लिए एनर्जी चाहिए। एक्टिव प्रोसेस है इंस्पिरेशन, और जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है। जब एक्सप्रेशन के बाद, जब एक्सप्रेशन होता है तो एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सप्रेशन लंग्स के अंदर टेंडेंसी हो जाएगी कि पूरा खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है पूरा खाली। कभी लंग कभी भी पूरा खाली नहीं होता है, क्योंकि चेस्ट वॉल हमेशा एक उसमें नेगेटिव प्रेशर बना के रखता है, हमारे कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर बना के रखता है। पूरा खाली हो जाएगा तो जो एल्वोलाई है वो बिल्कुल पिचक जाएंगे, हवा आगे से इंस्पिरेशन के दौरान हवा नहीं भर पाएगी, तो थोड़ा सा स्पेस हमेशा, थोड़ी सी एयर हमेशा रहती है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, वो हमेशा रहती है। करीब 1500 ml एयर हमारी हमेशा बॉडी के अंदर रहती है, कितना फुल फोर्सफुल भी हम सांस निकाल दें तब भी रहती है। जब इंस्पिरेशन करते हैं तो बॉडी के अंदर हमारा -2.5। हाँ यस सर गूगल पे तो 600 मिलियन एल्वियोली दिखा रहा है सर। अच्छा, गूगल का आप पढ़ लीजिए फिर। हाँ तो सर मैं अभी मैं अपडेट कर दूंगा। आज जो आपने करवाया वो या दूसरा हाँ हाँ, गूगल वाला? मैं मेडिकल फीचर गेनोम टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ। आप गेनोम टेक्स्ट बुक पढ़िए, गेनोम टेक्स्ट बुक मेडिकल फिजियोलॉजी। नहीं सर गूगल पे लिखा हुआ है कि गूगल इन पे ईच लंग, हाँ सर ईच लंग में सर 600 मिलियन होती हैं। गूगल पे आप गड़बड़ कर ओ लेंगे। सर 600 नहीं सर 300 मिलियन ईच लंग में। हाँ, मैं इसको चेक करके बता दूंगा, फिर कंफर्म बता दूंगा, ठीक है।
क्योंकि मेडिकल फिजियोलॉजी ठीक में है हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, मैं अब तुम्हारी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, दोनों से मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेडिकल वाली से ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें आगे भी थोड़ा सा काम आए वो चीजें। इंस्पिरेशन जो होता है एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें अराउंड जब शुरू में जो हमारा प्रेशर होता है वो -2.5 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, और जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो चेस्ट वाल का जो प्रेशर होता है और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, -6 तक पहुंच जाता है। फिर हम एयर अंदर खींचते हैं, जब उसके एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन लंग्स वापस रिकॉइल करते हैं और एयर बाहर निकल जाती है। इंस्पिरेशन में लंग्स जो दो दो मसल्स काम करते हैं, डायफ्राम होता है और एक रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो इंस्पिरेशन में काम करते हैं, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। दो मसल काम करते हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम होता है, डायफ्राम जब फ्लैट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब सिकुड़ता है तो फ्लैट हो जाता है, तो ये ऊपर से नीचे की डायरेक्शन को बढ़ा देता है। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो चेस्ट वाल को आगे से पीछे की तरफ बढ़ा देती हैं, तो ओवरऑल हमारी चेस्ट का जो कैविटी होती है ओवरऑल बढ़ जाती है, वॉल्यूम अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है, और एयर को अंदर खींचती है हमारी, इस तरह से जो है कैविटी बॉडी एयर को अंदर खींचती है। उसके बाद एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करी थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दो तरह के इंटरकोस्टल मसल भी होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मतलब रिब्स के बीच में, इंटर मतलब बीच में होता है, इंटर मतलब बीच में, दो चीजों के बीच में होता है इंटर, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की मसल्स होती हैं। तो जो बाहर की मसल होती है, बाहर की इंटरकोस्टल मसल होती है और डायफ्राम होती है, ये रिलैक्स करते हैं, थोरेक्स के वॉल्यूम वापस अपने नेचुरल वॉल्यूम पे आ जाता है, और लंग्स रिकॉइल करते हैं, हवा बाहर चली जाती है। कभी हम कई फोर्सफुल एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। फोर्सफुल एक्सप्रेशन में हमारी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि डायफ्राम को और ऊपर पुश करती हैं, और अंदर वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो चेस्ट कैविटी और ज्यादा कम कर उसका वॉल्यूम कर देती है, तो हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर सकते हैं। अभी हम वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, वेरियस कैपेसिटीज पढ़ेंगे एयर के जो ब्रीथिंग की है, तो उसमें देखेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम एक्सपिरेटरी रिजर्व मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद भी और एयर बाहर निकाल सकते हैं। ये आगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये इंपॉर्टेंट है समझना। टाइडल वॉल्यूम होता है जो रेस्ट पे हम लोग नेचुरली हम लोग सांस लेते रहते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम होता है। ये एक इसमें सर्कल में भी समझ सकते हैं, ग्राफ में भी समझ सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो होता है नॉर्मल, जो इसमें ब्लू ब्लू से समझाया गया है, जो जो एक्टिव चीजें हैं ये आपके एनसीईआरटी से ही है। जो टाइडल वॉल्यूम है, जो ब्लू है, केवल ये नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जब हम रेस्ट पे जब हम रेस्टिंग पोजीशन में सांस ले रहे हैं, नॉर्मल रिदम से सांस ले रहे हैं, तो एयर अंदर बाहर जो जाती है उसको 500 ml के आसपास एयर अंदर बाहर जाती है, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। उसके बाद होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस से एक्स्ट्रा भी हम सांस अंदर खींच सकते हैं, हमने टाइडल नॉर्मल सांस लिया, उसके बाद और एक्स्ट्रा सांस खींच लिया हमने, ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओवर एंड अबाउ टाइडल वॉल्यूम 2500 से 3000 ml तक और एक्स्ट्रा हम सांस खींच सकते हैं ऊपर, ये हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके सांस खींचते हैं वॉलंटरीली। इनवॉलंटरी हमारा टाइडल वॉल्यूम चलता है, वॉलंटरी हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से एक्स्ट्रा हवा खींच सकते हैं। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये भी टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ही देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम में हमने नॉर्मल सांस बाहर निकली, उसके बाद और हवा हम बाहर भेज सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, 1000 से 1100 ml हवा हम एक्स्ट्रा और बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। इसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी, जैसा मैंने शुरू में कहा था, हवा अंदर रह जाती है, लंग्स में पूरी हवा कभी बाहर नहीं निकलती है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहता ही रहता है, ये इसको लंग्स को बिल्कुल चिपकने नहीं देता है।
एक कैविटी को हमेशा बनाए रखता है जिससे कि आगे हम इंस्पिरेशन कर पाए। ये 1100 से 1200 ml होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एज द नेम implies, नाम ही सर बता रहा सर है क्या हम कितना रेजिडुअल वॉल्यूम सर है। एक्सक्यूज मी सर, यस, हम सर रेजिडुअल वॉल्यूम वॉल्यूम को सर कैलकुलेट कर सकते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो मेजर कर हम सकते टोटल हैं लंग सर, कैपेसिटी को नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते हैं। बाहर जो अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी बंद करेंगे तो सर उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा ना? टोटल, हाँ मैं आ रहा हूँ उस पे, है ना, आ रहा हूँ अभी सर अभी वो आ रहा हूँ। SpO2 होता है एक मेडिकल लाइन में, वो ब्रीथ ही तो मतलब सब पे आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं, ठीक है, सब पे आ रहे हैं। बात पूछना फिर, ठीक है। अभी मैं काफी मटेरियल है अभी, है ना। टोटल लंग कैपेसिटी होती है, टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल इंस्पिरेशन हम जो कर सकते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इतनी हवा हम अंदर ले सकते हैं। कितनी? 500 ml टाइडल वॉल्यूम और 2500 से 3000 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी 3000 से 3500 ml हम हवा अंदर खींच सकते हैं जोर लगा के। ये होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये नॉर्मल मतलब हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन टोटल कितना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के बराबर प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या कितना 1100 के आसपास बताया, 1000 से 1100, यानी कि 1500 से 1600 ml हवा हवा बाहर निकाल सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व। उसके बाद होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है। बेसिकली हम जब टाइडल वॉल्यूम होता है तो टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, मतलब 1100 और 1200, 2300 सीसी हवा हमारी अंदर रह जाती है एक्सप्रेशन के बाद भी, सांस छोड़ने के बाद भी। 2000 से 25 2000 से तो 2400 ml तक हवा अंदर रह जाती है लंग्स में, नॉर्मल सांस भी छोड़ दिया तो इसका मतलब हमारी हवा अंदर रहती है, गैस का एक्सचेंज हमेशा चलता रहता है। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूअस गैसेस एक्सचेंज एट द एलवुलाई। एलवुलाई पे कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज के लिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये केवल हम 15 बार ले रहे हैं सांस, हम 15 बार ले रहे हैं, लेकिन हमारे पल्स जो है, धड़कन जो चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है 72 बार चल रही है। और लंग्स में एलवुलाई पे एक्सचेंज जो हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है, वो गैप में नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है। उसमें ये फंक्शनल रेजिडुअल कैप, ये कौन आ गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी काम करती है, ठीक है। ये होती है वाइटल कैपेसिटी। एक वाइटल कैपेसिटी होती है आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इतनी हवा हम फोर्सफुली, इतनी हवा का एक्सचेंज कर सकते हैं हम। अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करें तो 3500 से लेकर 4500 ml तक की हवा हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसके हमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जब हमारे बाबा रामदेव करवाते हैं, योगा करवाते हैं, तो ये करवाते हैं, वो वाइटल कैपेसिटी करवाते हैं। उसके बाद होती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें सब जुड़ जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में। इतनी एयर लंग में आती है, इतनी 5000 से लेकर 6000 ml तक लेयर एयर होती है लंग्स में, इसको होते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसको वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वाइट में, पहले वाइट में लिखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ये इंस्पिरेशन कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। ये वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, और या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रिजर्व फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। Total lung capacity is the total air which is maximum air जो कि लंग्स में हो सकते हैं एक समय में। एक फिर डेड एयर वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, मेडिकल में बहुत इम्पोर्टेंट है। डेड, जो हमने 500 ml हवा ली, उसमें से 150 ml के आसपास हवा जो होती है हमारी कंडक्टिंग सिस्टम में होती है, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, और प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होती है। ये 150 ml तक हवा होती है। ये हवा हमारी बॉडी में
एक्सचेंज नहीं करती, गैसेस का एक्सचेंज इस हवा से नहीं होता। तो अल्टीमेटली हमारे पास 350 ml हवा ही बचती है, और डेड एयर वॉल्यूम हमारा कभी नहीं करता। तो हम अगर लंबे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोटे छोटे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हवा अंदर नहीं जाती है, क्योंकि 150 ml हमारी डेड स्पेस में रह जाती है। और छोटे छोटे लंबे लंबे सांस लेंगे हम कई बार, तो हमारा जो है रेस्पिरेशन ठीक नहीं हो पाता, हमारा गैस एक्सचेंज सही नहीं हो पाता है। ये डिजीज के समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है मेडिकल में, डेड एयर वॉल्यूम। अगर छोटे छोटे शैलो ब्रीथ लेते हैं और ज्यादा फास्ट ब्रीथिंग लेते हैं, तो हमारी जो है गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि 150 ml डेड एयर वॉल्यूम हमेशा ही हर सांस में 150 ml डेड एयर वॉल्यूम होगा। और हमने छोटा सांस लिया, मान लीजिए छोटा फटाफट सांस लिया, तो 250 ml हवा अंदर गई, तो 250 ml में से 100 ml ही हमारा एक्सचेंज होगा, 150 ml हमारी बेकार गई, डेड एयर वॉल्यूम बन गया, तो 100 ml ही काम की रही। तो लंबे और धीरे सांस हमेशा बेनिफिशियल होता है, बशर्ते फास्ट और छोटे सांस के। ये एक स्पायरोमीटर होता है, रेस्पिरेटरी साइकिल को नापने के लिए स्पायरोमीटर को हम यूज करते हैं। अब गैस एक्सचेंज पे आ जाते हैं। गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वुलाई के अंदर होता है गैस एक्सचेंज। एल्वुलाई जो होती है, ये ही प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज की बॉडी में। हेलो सर। गैस का एक्सचेंज, यस सर, रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होता है? रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होता है? रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वन इंस्पिरेशन प्लस वन एक्सपिरेशन इज वन रेस्पिरेटरी साइकिल। जो एल्वुलाई होते हैं, ये प्राइमरी साइट होते हैं गैस एक्सचेंज के। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज होती है यहाँ पे ब्लड के द्वारा, ब्लड के साथ, ब्लड भी साथ में चल रहा है हमारा, और हवा भी साथ वहां पे है, एल्वुलाई में है, तो दोनों का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता। तो एज द नेम सजेस्ट, नाम से पता लग रहा है, एल्वुलाई में हमारी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन हमारी ब्लड की तरफ चली जाएगी, एंडोथेलियम की तरफ, एपिथेलियम से एंडोथेलियम की तरफ चली जाएगी, एल्वुलाई से ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होके ब्लड से और एल्वुलाई में आ जाएगी। उसके बाद एल्वुलाई में जब एक्सप्रेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। गैस का एक्सचेंज जो होता है, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, और सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज्यादा होती है। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यस सर एक्सचेंज वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हो रहा था, वो एक बार और बता दीजिए। अभी आ रहे हैं उस पर वापस, फिर से आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा होती है, तो एल्वुलाई में चली जाती है, वो एल्वुलाई से बाहर एक्सपिरेशन के द्वारा बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर होता है, गैसेस का प्रेशर है, ऑक्सीजन एल्वुलाई में जाता है तो ब्लड में जाएगी। सॉल्युबिलिटी गैसेस, दोनों गैसेस सॉल्युबल है यहाँ पे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा, अबाउट 20 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में, जैसे मैंने मेम्ब्रेन बताया, हमने मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, ज्यादा थिक मेम्ब्रेन होगा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। बहुत थिन 0.5 माइक्रोन होता है उसकी थिकनेस। देन सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। एल्वुलाई का टोटल सरफेस एरिया 70 स्क्वायर मीटर होता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सब फैक्टर्स गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। प्रेशर एक्सचेंज, पार्शियल प्रेशर आप सबको पता होगा। पार्शियल प्रेशर बेसिकली परसेंटेज ऑफ प्रेशर एट द एटमॉस्फेरिक लेवल। एटमॉस्फेरिक लेवल पे हमारा जो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है एट द सी लेवल, जिसमें कि 20.98% ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम निकालें 760 मिलीमीटर का, तो वो 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 मिलीमीटर। लेकिन एल्वुलाई में ये जाके 104 हो जाती है।
एल्वोलाई में 104 हो जाती है, क्योंकि एल्वोलाई में पहले एक तो पीछे हमारी जो है जो हवा है, जब हमने सांस लिया तो ह्यूमिडिफाई होके वाटर वेपर्स मिल जाते हैं उसमें, तो वाटर वेपर्स उसकी परसेंटेज को कम कर देते हैं ऑक्सीजन को। और अंदर एल्वोलाई में हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड एयर रहती है, मतलब ऑक्सीजन निकली हुई एयर हमेशा रहती है, तो एल्वोलाई में मिक्स होके इसका टोटल जो फाइनल पार्शियल प्रेशर निकलता है एल्वोलाई में वो 104 रह जाता है ऑक्सीजन का। उसके बाद डीऑक्सीजनेट ब्लड में जब मतलब जब ब्लड से ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है, जब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 रह जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब यहाँ पे एक्सचेंज होता है तो ब्लड वापस ऑक्सीजन ले लेता है और 95 फिर से PO2 95 हो जाता है, और टिश्यू के लेवल पे फिर से 40 होता है। अभी ये यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं हम। डायग्राम में एल्वुलाई में एयर जो है PO2 104 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आई, रेड वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये चल रही है। PO2 यहाँ पे 95 है, 95 है, यहाँ पे टिश्यू के लेवल पे एक्सचेंज हुआ गैसेस का, तो ऑक्सीजन बाहर निकाल ली। अब ऑक्सीजन बाहर निकाल ली गई है तो केवल 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑक्सीजन की रह गई, 40 mm Hg PO2 पार्शियल प्रेशर से केवल 40 रह गया है, 95 से 40 रह गया। अब ये जा रहा है वापस, जो ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फिर से एल्वुलाई पे चला गया, यहाँ से यहाँ एक्सचेंज हुआ, जो है ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिली, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई, फिर से ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे बढ़ती है, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी रहता है उसका पार्शियल प्रेशर। जब लंग्स पे पहुंचता है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चले थे, क्यों एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होती है, तो 45 से 40 होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चली जाती है, और इस तरह से ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। पार्शियल प्रेशर जैसे मैंने बताया, परसेंटेज ऑफ एयर, लाइक जैसे ऑक्सीजन जो 20.98% या 21% मान ले सीधा, तो जो है, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर जो 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी बैठता है, उसको अगर मल्टीप्लाई करें हम 760 को 21 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 100, तो इट कम्स अराउंड 160, एग्जैक्ट जो 159। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिवाइड करें तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, और नाइट्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट जैसे हमने बता दिया, जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, एक पहला प्रेशर ग्रेडियंट है, दोनों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है, दूसरा सॉल्युबल गैसेस सॉल्युबल होती है काफी ज्यादा वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो हमारी बेसिकली हमारी हीमोग्लोबिन के साथ ही ट्रेवल करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है ब्लड में ऑक्सीजन। उसके बाद डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हमारे जो डिफ्यूजन जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है बहुत थिन होता है, 0.5 माइक्रोन होता है, केवल 2 ही सेल लेयर होती है इसमें। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द लंग, करीब 70 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है एक्सचेंज के लिए, इसको कहते हैं टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, लंग्स तक तो पहुंच गए, एल्वुलाई तक तो पहुंच गए, ब्लड में या टिश्यू तक, टिश्यू में जहां पे हमें यूज करना है, टिश्यूज में यूज होनी है, वहां तक कैसे पहुंचेंगी, इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना टिश्यूज तक, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स में ट्रांसफर होना। तो ऑक्सीजन जो होती है मैक्सिमम जो इसका ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम जो होता है वो एज ए बाइकार्बोनेट होता है, बाकी थोड़ा पार्ट कार्बोनिक एसिड और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। मेन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, 70% बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, 20 to 23% कार्बोनेट एसिड के रूप में होता है, और 7% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो 7% के आसपास होता है। जबकि ऑक्सीजन 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, और 3% के आसपास ब्लड में सॉल्यूशन में
ऐसे मिल के चली जाती है, मिक्स होकर चली जाती है, सीधे प्लेन ऑक्सीजन जाती है 3% के आसपास। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस इस तरह से होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा सराउंडिंग में ज्यादा होती है तो उसको ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और ऑक्सीजन की मात्रा सराउंडिंग में कम होती है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट होती हैं। प्रोटीन होता है, हीम यूनिट्स कहते हैं उसको। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम यूनिट होती है, और एक हीम यूनिट से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन तो कंप्लीटली 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, हीम यूनिट्स के साथ अटैच होता है। वो जो यूनिट होती है उसको हीम यूनिट कहते हैं। जो बाइंडिंग ऑक्सीजन होती है वो डिपेंड करती है उसके PO2 पे, PCO2 पे, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। क्योंकि एल्वेलाई में हमारे पास हाई PO2 होता है, एल्वेलाई के लेवल पर हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है, और टेम्परेचर भी कम होता है। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये इसको फेवर करते हैं। ऑक्सीजन इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। टिश्यू लेवल पे PO2 कम हो जाता है, PCO2 बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। 37 डिग्री टेम्परेचर टिश्यूज पे यूजुअली होता है, जबकि लंग्स के अंदर थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसोसिएट कर देते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाती है और टिश्यूज में चली जाती है। आप 100 पढ़ सकते हैं, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 5 ml ऑक्सीजन कैरी करता है टिश्यूज को। 100 ml ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो फैक्टर्स होते हैं ये अभी जो मैं 4 फैक्टर्स आपको बताए थे, PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग इन 4 फैक्टर्स की इंटरेक्शन की वजह से एक सिग्मोइड कर्व होती है। जैसे जैसे हमारी ऑक्सीजन की PO2 बढ़ता है तो ये प्लेटिव होने लगती है, फ्लैट होने लगती है। अगर PO2 कम होता है तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन को, अगर PO2 कम होता है तो ऑक्सीजन की तरफ इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये सैचुरेट होता है तो इसकी प्लेटिव होने लगता है इसका। इट इज ए सिग्मोइड कर्व। ये फैक्टर्स मैंने पहले आपको बता दिए जो फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं सिग्मोइड कर्व को, PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये इसकी कर्व को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व को इफेक्ट करते हैं। अगर हमारी टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व हमारी राइट साइड डेविएट होती है, इधर डेविएट होती है, इधर राइट साइड पे, राइट हैंड की तरफ डेविएट हो जाती है, तो हमारी ऑक्सीजन को छोड़ देता है, वो ऑक्सीजन को टिश्यूज के लेवल पे छोड़ देता है। और लंग्स की तरफ हमारी कर्व लेफ्ट साइड को डेविएट होती है, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी, तो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। टिश्यू लेवल पे राइट साइड में होती है तो डिसोसिएट हो जाती है। राइट साइड, अगर कर्व राइट साइड को डेविएट होगी तो हमारी हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व किधर जाएगी या कहां पे डेविएट होगी, तो राइट साइड में डेविएट होती है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में होती है और ऑक्सीजन को छोड़ देती है, डिसोसिएट हो जाता है कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बॉडी में। देन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने बता ही दिया। पीएच इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और एक अंदर एक आरबीसीज के अंदर एक होता है 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट सब्सटेंस होता है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और ये कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर देती है। राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीजन को छोड़ देगा,
राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की राइज और पीएच की फॉल कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करती है। ऐसे ही इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ 2-3 बीपीजी बाई फास्फोग्लिसरेट शिफ्ट करती है राइट साइड में। ये सारे फैक्टर जो है ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं हीमोग्लोबिन से। जब भी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगी तो ऑक्सीजन उससे लिबरेट हो जाएगी, छूट जाएगी हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज में चली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट होता है बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट है ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए, डिक्रीज हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है, जो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, वो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है यानी एसिडिटी बढ़ती है तो वो कम हो जाती है। इसको बोहर इफेक्ट कहते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा ब्लड में या पीएच घटा तो एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी। इसको बोहर इफेक्ट करते हैं और यह कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। पीएच कार्बन डाइऑक्साइड से सीधे सीधे ड्राइव होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन बनाती है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे CO2 बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ती है ब्लड में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो हमारा ब्लड, हमारी पीएच घट जाती है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड के सीधे सीधे प्रोपोर्शनेट है, एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे होता है? इस 3 तरीके से होता है। एक कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है, एक कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट। 3 तरीके से होता है। मेन जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। सेवन % कार्बोनिक एसिड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। उसके बाद करीब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन करीब 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और 70% मेनली जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ये मेन जो ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है इसका बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ब्लड में आके कार्बन एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन बनाते हैं और ये जब एल्वोलाई में पहुंच जाता है तो रिएक्शन वापस रिवर्सिबल रिएक्शन होके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में बदल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है एल्वोलाई में। 70% मात्रा इस तरीके से ट्रेवल करती है। तो टोटल 100 ml डिसोसिएटेड ब्लड होता है वो 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, बाहर निकाल देता है। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन लाता है और वही 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन होता है हमारा ब्रेन में से होता है। ब्रेन में एक जो ऑटोमेटिक सेंटर है, जो रिदम सेंटर है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है। 2 सेंटर्स होते हैं, इंस्पिरेटरी सेंटर, इंस्पिरेटरी एरिया एंड एक्सपिरेटरी एरिया। ये ऊपर अफेक्ट होते हैं पोन्स के, मेडुला पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन होता है। ब्रेन की ये ब्रेन स्टेम होते हैं। ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम कहते हैं इसको। तो सबसे नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, इंस्पिरेटरी एरिया एंड एक्सपिरेटरी एरिया। दोनों को मिलाकर रिदम सेंटर कहते हैं। जो नॉर्मल रिदम, हम सोते हुए भी नॉर्मल सांस लेते रहते हैं या कुछ भी करते हुए हमें सांस का याद नहीं रहता, वो रिदम सेंटर इनवॉलंटरी रिदम चलती रहती है, हमें पता भी नहीं होता और सांस चलता रहता है। ऊपर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये पोन्स में होता है। और कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं, ब्रेन के अंदर भी होते हैं और हमारे एओर्टा उसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, एओर्टा में होते हैं। ये कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं। ये बेसिकली हमारे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ब्लड में होती है उसको डिटेक्ट करते हैं और ऊपर तक ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन से आगे जो रिदम सेंटर को सिग्नल देता है, रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। 1 by 1 ले लेते हैं इसको, कैसे कैसे काम कर रहे हैं 1 by 1 पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर होता है। ये नॉर्मल मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर,
ये बेसिकली ये पोन्स में होता है। ये रिदम सेंटर को मॉडरेट उसको मॉडिफाई कर देता है। रिदम सेंटर को हम वॉलेंटरली या इनवॉलेंटरी जो भी करते हैं, तो पहले न्यूरोटैक्सिक सेंटर होता है, न्यूरोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर को सिग्नल देता है, रिदम सेंटर ही आगे रेस्पिरेशन को चला पाता है। रिदम सेंटर बेसिकली अगर हम न्यूरोटैक्सिक सेंटर होता है, अगर कोई भी हमें ज्यादा सांस लेने की जरूरत होती है, तो इंस्पिरेशन के टाइम को कम कर देता है ये, और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है। इस तरीके से नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देगा और रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल हम 15 से 16 लेते हैं सांस, वो 20 से 25 या 30 तक भी ले लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, तो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में। रिसेप्टर एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में होते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को, और सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर में। रिदम सेंटर फिर से उसको रेस्पिरेशन को मॉडिफाई कर देता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है जानना कि रोल ऑक्सीजन का रोल रेस्पिरेटरी रिदम में बहुत कम है। मेन रोल जो रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडिफाई करने का है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का है, ऑक्सीजन का नहीं है। जो कंट्रोल करने का है, ऑक्सीजन नेचुरली अपना चलती रहती है, लेकिन जो रिदम को कंट्रोल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो अपने आप ही हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है अपने आप ही। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीजन का रोल कम होता है। लास्ट पार्ट आ गया है इसका, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। आप लोग जानते होंगे अस्थमा एक जो है ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन बेसिकली इनमें जो सूजन हो जाती है, मास्ट सेल्स होती हैं, एक तरह की सेल्स होती हैं, वो हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं। हिस्टामिन सीक्रेशन की वजह से इनकी जो लूमेन होती है, जो इनका लूमेन होता है वो कम हो जाता है, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, सांस छोड़ने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब सांस छोड़ते हैं तो सांस पूरा निकल नहीं पाता है हमारा, तो हम पूरा गैस का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। उसके बाद होता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा होता है बेसिकली जो एल्वियोलर वाल्व का डैमेज हो जाता है। ये अस्थमा में हमारा ब्रोंकियल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन होता है। ये क्वेश्चन आता है कहाँ का इन्फ्लेमेशन होता है, ट्रेकिया का होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई का होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियल्स का होता है। तो ब्रोंकियल्स का इन्फ्लेमेशन होता है ये। एम्फीसीमा जो एल्वियोलर लेवल की डिजीज है, इसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं। जब हम बेसिकली जो है स्मोकिंग वालों को स्मोकिंग ज्यादा होता है। हाँ सर अस्थमा बताइए सर, दोबारा सर रिपीट। इसको अस्थमा बता देता हूँ क्या। सर रिपीट करा दो सर, एक्सप्लेन करा दो दोबारा। किसको? अस्थमा जो, हाँ ये वाला। हाँ अस्थमा जो होता है, अस्थमा बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है ब्रोंकियल्स की, जो एल्वेई तक अभी पहुंचे नहीं हम। ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो नॉर्मल लूमेन देख रहे हो, पहले चित्र में देखो, लूमेन इसका जो छेद है काफी बड़ा है। दूसरे क्षेत्र में देखो, तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसकी लूमेन घट जाती है। तो हमारा जो एयर हम बाहर से आराम से ले नहीं पाते हैं, एयर जो तो आगे एल्वेओलाई तक पूरी एयर पहुंच नहीं पाती है, इसलिए हमें रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान या एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। बेसिकली जो होता है ये ऑटो इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी के अंदर ही इन्फ्लेमेशन होता है। कोई भी एलर्जी वगैरह होती है, किसी भी चीज से किसी को एलर्जी होती है, लाइक पोलन डस्ट से एलर्जी होती है, तो लंग्स के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, एल्वेओलाई के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं, वो हिस्टामिन सीक्रेशन करते हैं। हिस्टामिन सीक्रेशन की वजह से इसकी ये रिएक्शन होती है, और सेल्स के अंदर एडिमा हो जाता है। ब्रोंकाइल की जो लाइनिंग होती है उसमें एडिमा हो जाता है, और ओवरऑल लूमेन कम हो जाता है। इसकी जो कैपेसिटी, इसकी ट्यूब की कैपेसिटी कम हो जाती है, और प्रॉपर एयर नहीं हो पाती है। इसके लिए फिर मेडिसिन होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो उस एक्सचेंज को खत्म कर देती है, और वापस पुरानी लेवल पे पहुंच जाती है इसके लूमेन। फिर एम्फीसीमा होता है, एम्फीसीमा डैमेज होता है एल्वेओलाई का। सर अस्थमा का कोई क्योर नहीं है?
अस्थमा का क्योर होता है, मेडिसिन होती हैं जो बेसिकली जो हमारे पास जो अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो एक्सचेंज जो सीक्रेट होते हैं, लाइक हिस्टामिन होता है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, फिर अस्थमा वापस रिवर्ट हो जाता है। रिवर्सिबल डिजीज है सर बेसिकली। जो सिम्टम्स खत्म करने के लिए होती है ना सर, मतलब अस्थमा सर हाँ हाँ ठीक हाँ। नहीं होता ना शायद। अस्थमा एलोपैथी में अस्थमा का 100% प्रॉपर क्योर नहीं होता ना। मतलब ऐसे क्योर वाला इलाज नहीं है, उसके एक्सेस को खत्म कर पाते हैं एलोपैथी में। यस सर। ठीक है। उसके बाद होता है ये एम्फाइसीमा है। इसमें एल्वोलाई का डैमेज हो आता है। जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई का ही डैमेज होना शुरू होता है। बेसिकली स्मोकर्स में होता है। और इसमें रेस्पिरेटरी जब एल्वोलाई डैमेज हो जाएंगे तो हमारे जो पूरी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो ओवरऑल कम होने लगती है। जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी एरिया है जो 70 स्क्वायर मीटर का है, वो ओवरऑल कम होने लगता है। शुरू में 65 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 55 रह जाएगा। तो जब काफी कम हो जाता है तो पेशेंट्स को फिर से ब्रीथिंग प्रॉब्लम, गैस का एक्सचेंज का प्रॉब्लम होने लगता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जो कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करते हैं, या ग्राइंडिंग में काम करते हैं, पत्थर घिसने वाले होते हैं, इनको जो है डस्ट जाती रहती है, बॉडी के अंदर डस्ट जाती रहती है। डिफेंस मैकेनिज्म इतनी ज्यादा नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म कई बार ब्रेक हो जाती है और वो डस्ट सीधे अंदर तक चली जाती है। तो हमारी एल्वेओलाई के आसपास जो है फाइब्रोसिस होने लगती है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के आसपास फाइब्रोसिस होने लगती है, और लंग अल्टीमेटली लंग डैमेज होना शुरू होता है। तो इसीलिए जो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह को हम लोग प्रोटेक्टिव मास्क के लिए एडवाइस करते हैं, जिससे कि हमारी सब चीजें डस्ट अंदर ना जाए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये चैप्टर आज का खत्म हो गया है। अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ एमसीक्यू कुछ मैं तुम्हारे लिए निकाले हैं, वो आप लोगों के लिए वो ले लेते हैं थोड़ा सा। सर कैरोटिड आर्टरी क्या यस, होती है? कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, अभी बताता हूँ। कैरोटिड आर्टरी बेसिकली गर्दन में होती है। ठीक है। कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी कुछ कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। उसका नाम जो होता है गर्दन में होता है। एओर्टा से निकलती हैं दो ब्रांचेस, लेफ्ट और राइट। उसको कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी फिर से डिवाइड हो जाती है, वो ब्रेन को सप्लाई करती है, दोनों कैरोटिड आर्टरी, राइट और लेफ्ट। और जो कैरोटिड आर्टरी होती है बेसिकली इनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रोक नाम की बीमारी होती है, लोगों को पैरालिसिस होता है, तो कैरोटिड आर्टरीज में ही वो हमारा क्लॉट जो जमता है वो कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ही ब्रेन में जाता है। तो कैरोटिड आर्टरी में क्लॉट्स होते हैं, वो ब्रेन में स्ट्रोक कर सकते हैं, पैरालिसिस कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जहां पे बैरोमेट्रिक प्रेशर 250 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का? कैसे निकालेंगे इसको? टोटल टोटल बैरोमेट्रिक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है वो 250 मिलीमीटर एयर ऑफ मर्करी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? कितने परसेंट होती है ऑक्सीजन ब्लड में, उसमें एयर में कितनी परसेंट होती है ऑक्सीजन? 21 21। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है? 250 है, 250 गुना 21 बटे 100, 250 गुना 21 बटे 100, 50 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। डी ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया? डी ऑप्शन है जी सर। क्वेश्चन समझ में सर आ एक गया? बार फिर से ओके ओके। सी लेवल पे कितना, सुनो, सी लेवल पे बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना होता है, सब ने है ना? सी लेवल पे बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ऑक्सीजन के परसेंटेज होती है 21%, तो 21 इंटू 760 अपॉन 100, तो ये करीब आता है 160, 160 मिलीमीटर मर्क्यूरी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 160 सी लेवल पर। एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑक्सीजन का है 250 मिलीमीटर मर्क्यूरी।
ऑक्सीजन की परसेंटेज उतनी रहती है एयर में हमेशा 21% ही रहती है। तो 21 गुणा 250 अपॉन 100, तो ये 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आपको याद है, वाइटल कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाइटल कैपेसिटी है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है। अब चॉइसेस को अब ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, सब लोग ये आप जो है इसको अटेंड करके भेजना, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज लेना, भेज देना। मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ इसको आपके ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम याद है आपको सबको? नंबर क्वेश्चन नंबर 3, टाइडल वॉल्यूम आंसर सर थर्ड अमाउंट ऑफ एयर दैट normally moves in and द नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है हाँ नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है 500 ml। नॉर्मली मूव, हाँ 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जो मूव करती है इन एंड आउट वो टाइडल वॉल्यूम होता है। ये ऑप्शन है तो सर इसमें ए ये ऑप्शन है टाइडल चार्ट। फिर से देखिए स्टडी मटेरियल में अभी पोस्ट करवा देता हूँ, वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगा स्टडी मटेरियल सारा। वेबसाइट आप लोगों को पता है इसकी? यस सर। सर बता दूंगा मैं अभी। हाँ नीड डॉट जी पावर। हाँ, उसके बाद है so the following is responsible for the movement of oxygen from alveoli into the blood in the pulmonary capillaries. Pulmonary ऑक्सीजन का एल्वोलाई से ब्लड में जाना, आजकल ये माइक्रो समझ हो रही है। और ऑक्सीजन का ब्लड में जाना, एल्वोलाई से ब्लड में जाना किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस तरीके से होता है? तरीके से होता है ऑक्सीजन का यहाँ पे एल्वोलाई के लिए पैसिव डिफ्यूजन में होता है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है वो पैसिव डिफ्यूजन होता है बेसिकली, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। सरफेक्टेंट आप लोगों को पता होगा, सरफेक्ट नहीं पता होगा शायद, नहीं पढ़ा होगा, इसमें एनसीईआरटी में नहीं है। सरफेक्टेंट एक सब्सटेंस होता है जो कि टाइप 2 एल्यूलर सेल्स होते हैं, सेल्स सीक्रेट करती हैं, टाइप 2 एल्यूलर सेल्स सीक्रेट करती हैं। तो ये ऑप्शन बी गलत है इसमें। टाइप इट इज प्रोड्यूस्ड द एल्यूलर टाइप 2 सेल्स नॉट टाइप 1 सेल्स, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप सेल्स सरफेक्टेंट। दूसरा, इट इंक्रीज द लंग, इट इज डिक्रीज हैवी स्मोकर्स। हैवी स्मोकर जो होते हैं टाइप सेल्स को डैमेज कर देते हैं, सरफेक्टेंट घट जाता है और हमारी एल्वोलाई को डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। इट इज ए ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है ये। इट हेल्प्स प्रिवेंट एल्वोलर कोलैप्स, ये होता है पहला ऑप्शन होता है, एल्वोलर कोलैप्स को प्रिवेंट करता है सरफेक्टेंट, एल्वोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। मैं सभी को पोस्ट कर रहा हूँ, ये डिस्कस करने के बाद पोस्ट कर रहा हूँ सवाल सारे। सर क्वेश्चन नंबर पूछिए। सर हिंदी में अवेलेबल नहीं पाएगा, हैं? हिंदी में अवेलेबल नहीं पाएगा जो आप दिखा रहे हैं, मतलब पेपर ये। मैं हिंदी मैं कोशिश कराता हूँ हिंदी से, हिंदी में ट्रांसलेट कराने की किसी से, फिर मैं करवाता हूँ, है ना। इंग्लिश में तो आज ही कर देंगे और हिंदी में कोशिश करके हिंदी में भी कराएंगे इसको। मैं ट्रांसलेट कराने की कोशिश करता हूँ किसी से,
पोस्ट कराता हूँ आपको हिंदी में, पूछ सकते हैं। आपको समझ में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी वाले पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बस कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हिंदी वालों को थोड़ा सा हल्का सा टर्म्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट कर लें। हम लोग कोशिश तो हिंदी में पढ़ाने की कर रहे हैं, लेकिन टर्म्स को हिंदी में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके साथ हम कम परिचित है हिंदी के टर्म्स के साथ। सर टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर, हिंदी की टर्म। हाँ हाँ हाँ, टर्म्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। टर्म्स को आप टर्म्स को ट्रांसलेट करते रहिए, कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं हिंदी में ही। आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने क्लासेस रखी है बेसिकली, जो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप चलेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप फ्लो में पढ़ो। हर चीज बहुत इजी है, फ्लो में पढ़ो। आप एलवाई से लेके, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे हो रहा है, तो एलवाई से लेके ब्लड में कैसे गैस गई और कैसे गैस आई। भाई एलवाई में ऑक्सीजन ज्यादा थी, ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में चली गई, टिश्यू में फिर वो जब ब्लड डीऑक्सीनेट हो गया, वापस वो ब्लड लंग में आ गया, वहां पे ऑक्सीजन कम है, फिर से लंग से वापस ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, हीमोग्लोबिन में आ गई। बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा होती है, टिश्यू से ब्लड में चली जाती है, ब्लड से लंग में चली जाती है, लंग से बाहर निकल। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ याद रहेगा। उसको फ्लो में याद रखने की कोशिश करिए, एक एक वर्ड को याद रखने की कोशिश मत करो, पूरा पूरा यूनिट एक साथ पढ़ो, तब दिमाग में रहेगा। और टर्म्स को अलग से लिख लो, चाहे हिंदी वाले जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, सब टर्म्स को अलग से लिख लें। इंग्लिश में कोशिश कर लें, 2-4 टर्म्स हैं, ज्यादा मुश्किल टर्म्स नहीं है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो उसमें हाइड्रोजन आयन और कार्बन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होती है, जो 70% ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। Which of the following has the greatest effect on the ability of blood to transport oxygen? ब्लड की कैपेसिटी को कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? जैसे हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पढ़ा था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसमें हमने पढ़ा था 3 या 4 फैक्टर थे। पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स या पीएच ऑफ प्लाज्मा, कौन सा फैक्टर ज्यादा करता है? इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इन दो में, पीएच ऑफ प्लाज्मा या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। पीएच प्लाज्मा है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर सी है, पीएच प्लाज्मा। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड भी पीएच ऑफ प्लाज्मा को ही इफेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जो इफेक्ट करता है, जो भी बॉडी में इफेक्ट लाता है रेस्पिरेशन के ऊपर, वो पीएच के द्वारा ही लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है बॉडी में तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है जो कि कीमोसेंस जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे रिकॉग्नाइज करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो। तो मेन जो और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक सब्सटेंस जो मैंने बताया था 2,3-5-फास्फोग्लिसरेट, 2,3-5-फास्फोग्लिसरेट को भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। अगर वो बढ़ा देगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एफिनिटी कम जाती है हीमोग्लोबिन से। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज द मेन थिंग जो अफेक्ट करता है ऑक्सीजन की एफिनिटी को हीमोग्लोबिन से। इसका दोनों में अगर दोनों की चॉइस होती है तो पीएच प्लाज्मा, ये मेन फैक्टर इसका प्लाज्मा। और सर पीएच ऑफ प्लाज्मा नहीं दिया हो तो कौन सा आंसर लगाएंगे? फिर ये अगर CO2 है, फिर CO2 वाला लगाएंगे, डी। जी जी जी, क्लियर कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ही अपना काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सिग्नल भेजता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से सिग्नल देता है अपने जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, और जो हाइड्रोजन आयन वो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, जो ये सब हाइड्रोजन आयन के द्वारा हो रहे हैं। सर एक चीज और नहीं समझ आई मेरे को थोड़ी। जी जी,
जैसे सर हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, तो सर दूसरी गैसेस भी तो होती है वातावरण में, क्या वो नहीं जाती है बिल्कुल अपने बिल्कुल मतलब? हाँ, वो भी जाती है, बिल्कुल जाती है। इसलिए तो पार्शियल प्रेशर कम है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 760 नहीं है ना, उसमें अच्छा। नाइट्रोजन भी है, इनर्ट गैसेस भी है, सारी गैसेस बॉडी में जाती हैं और सारी गैसेस बाहर निकलती हैं। लेकिन जो मेन एक्सचेंज होता है बॉडी में वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। तो पीओ2 उन्हीं के चेंज होते हैं। पीओ2 मतलब पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन और कार्बन चेंज होते हैं। नाइट्रोजन का इनहेल्ड एयर में भी उतना ही होता है और एक्सहेल्ड एयर में भी उतना होता है। इनहेल्ड एयर में भी नाइट्रोजन 78% रहती है और एक्सहेल्ड एयर में भी 78% रहती है। ठीक ठीक है। है, ये वो ऑक्सीजन नहीं भी उसकी एयर वही है, एनवायरनमेंट की और लंग्स की एयर एक ही है। एनवायरनमेंट और लंग्स एक दूसरे में बिल्कुल कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है एकदम। और किसी को कोई समस्या तो पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है? सर जी इसका पीडीएफ मिल जाएगा हाँ पीडीएफ में अभी पोस्ट करा दे रहा हूँ। सर। मैंने सर पीडीएफ मिल वो जाएगा। सम प्रॉब्लम सर, क्लास लेट ज्वाइन किया सर, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो सर 8 बजे करीब, तो सर वो फर्स्ट मेरे को पढ़ा नहीं सर। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें जो भी समझ में नहीं आए। जी सर। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लंग्स एट द टिश्यूज, है ना, ये हमने पढ़ा है। इसमें जो भी मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, आपको समझ में आया तो आप पूछ लेना प्लीज। और सर व्हाट्सएप पे वन मैसेज रिक्वेस्ट सर। कर देना। हाँ जी सर वो सर जैसे सर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाते हैं सर, तो सर वो टॉपिक पहले दे दीजिए सर, जिससे हम लोग सर पहले से एक बार पढ़ लेते, अच्छा और जब आप पढ़ाते हैं सर तो उसमें और उसको अच्छे से रिप्लाई कर हाँ पाएंगे सर से। सर वो टॉपिक नहीं मिलता है, जिसके कारण बहुत ही से सही। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ के क्या जाएं तैयारी में। हाँ ये तो सर आपका आप पहले से पॉइंट वो भी सही टॉपिक है, दे लेकिन दीजिए सर, वो हम लिंक लोग के साथ सर, करते तो हैं ज़्यादा आपके बेस्ट पास। होगा। हाँ पूरे वीक का प्रोग्राम आपके पास पोस्टेड है। जी सर। हेलो, सभी जी लोगों सर। के पास पूरे वीक का प्रोग्राम पोस्टेड है ग्रुप में, सब जी सर। है पूरे वीक का प्रोग्राम, है ना। तो आप पहले से प्रिपेयर सर रहिए। उसमें सैटरडे का प्रोग्राम तो पूरा सर उसमें टॉपिक नहीं है, उसमें तो बायोलॉजी बायोलॉजी लिख रहा है। जी अच्छा, सर ये बायोलॉजी। मैं इंश्योर करूंगा, चैप्टर वाइज पोस्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। यस सर। मैंने पहले खुद ही ये चीज मैंने भी कही थी कि भाई हम लोग चाहते हैं कि आप पहले से पढ़ के रखो, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे पूछ लें, है ना। हम एक जी प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं चैप्टर जो बड़े आराम बहुत जल्दी से खत्म, 1.5 घंटे में खत्म कर देता हूँ चैप्टर पूरा। तो जो भी मैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जितने भी चैप्टर लूंगा, 1.5 घंटे के चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बड़े नहीं है। तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। जी आगे से सर। यही यही रखेंगे कि हम पोस्ट कर देंगे, टॉपिक पोस्ट कर देंगे आपको। जी सर। चलिए थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। चलो, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग थैंक यू अपना सर। आप इसको पढ़ें, फिर गणतंत्र दिवस मनाएं। हाँ, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी जैसे बताया, गणतंत्र दिवस की हमारे साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व। स्वतंत्र तो हमारा देश 1947 को ही हो गया था, लेकिन जो मेन जो देश का गठन हुआ वो हमारे बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ। तो उसके 1950। बाबा साहब संविधान है 1947 में स्वतंत्र था, तो उस समय भी अंग्रेजों का ताज रह गया था। बाद में 1950 से पहले मैं कहानी बताता हूँ, सब लोग सुनो। गणतंत्र दिवस की कहानी ये थी, जी सर। 1947 में 15 अगस्त 1947 आजाद तो हो सर गया था। पहले सबको म्यूट करा दीजिए। सर आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है आपकी। भाई साहब हम म्यूट पे हो जाओ सब। म्यूट करा दीजिए सर।
नहीं दे रही। सर आप म्यूट तो करा दीजिए सर। प्लीज सर सबको म्यूट कर दीजिए। क्लास तो ओवर हो गई सर। सर आप चले गए। लग तो ऐसा ही रहा है। अभी नहीं गए सर, वरना सर की स्क्रीन भी चली जाती ना। आप कर दो। सर गए शायद, लगता है। मेरे को लगता है